Good morning, sir. Good morning, my dear students. How are you? I am fine. I'm also fine. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यम्बे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए और मैथ का थोड़ा सा टेस्ट किए। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में। सर्कल क्या होता है, जैसा कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। क्लास 9th में 10th चैप्टर पढ़ा था सर्कल के बारे में, और क्लास 10th जो चैप्टर है, जो 10वां पार्ट है, वृत्त के बारे में है। आपने 2 बार पढ़ा है और यहाँ पर आप तीसरी बार पढ़ने जा रहे हैं वृत्त क्या होता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं, कितने विद्यार्थी जानते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं? हाथ उठाएं तो प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो व्हाट इज सर्कल। 8 स्टूडेंट जानते हैं वृत्त क्या होता है। चलिए हाथ नीचे करिए हम लोग ऐसे। चलिए आइए समझते हैं वृत्त क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिभाषा कई है, इसमें से हम आपको 2 एकदम बढ़िया एकदम ग्लोरियस डिफिनेशन बताएंगे और आप उसको समझेंगे और प्रिजर्व में नोट भी कर लेंगे, ताकि आप उसको हमेशा के लिए क्या कर ले, दिल में सजो ले, प्रिजर्व कर ले अपने हार्ट में। ठीक है, तो वृत्त किसे कहते हैं? तो सबसे पहले समझिए, वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। वृत्त क्या है? एक द्विविमीय आकृति है। वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसके तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसके तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है। कहने का यह है कि वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसके तल पर, अगर यहाँ पर हम तल पर बिंदु ए लेते हैं, यहाँ पर बी लेते हैं और यहाँ पर सी लेते हैं, तो तल पर जो स्थित बिंदु होगा उसके तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से क्या होगा, सदैव समान दूरी पर होगा। ठीक है, वृत्त कैसा आकृति है? वृत्त एक ऐसा आकृति है जिसके तल पर स्थित जो प्रत्येक बिंदु होगा ना, एक निश्चित बिंदु से सदैव क्या होगा, समान दूरी पर होगा। अर्थात तल पर स्थित बिंदु ए बी सी है और केंद्र में स्थित, यहाँ पर सेंटर में स्थित, बीच में स्थित एक बिंदु वो है जहां से ओ ए ओ सी और ओ बी और ओ सी क्या है, समान दूरी पर होते हैं। तो ध्यान देना है, जो निश्चित बिंदु होगा उसे क्या कहते हैं? निश्चित बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? समान दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। समान दूरी को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र कहते हैं। तो समझ में आया वृत्त क्या होता है? एक बार और समझ लीजिए, वृत्त एक ऐसी आकृति है जिसके तल पर स्थित प्रत्येक बिंदु उसके तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है। ठीक है, तो निश्चित दूरी जो होगी वो त्रिज्या होगी, समान दूरी त्रिज्या होगी, निश्चित बिंदु क्या होगा? वृत्त का केंद्र होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक और डिफिनेशन लेते हैं, यहाँ पर वृत्त का डिफिनेशन एक और लेते हैं। तो वृत्त को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दिए हुए बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं के बिंदुपथ को वृत्त कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि एक यहाँ पर एक बिंदु दिया है, मान लीजिए वो है इससे समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं के बिंदुपथ को क्या बोलेंगे हम? वृत्त कहते हैं। समझ गए? एक निश्चित बिंदु अर्थात केंद्र से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं के बिंदुपथ को हम वृत्त कहते हैं। जो निश्चित बिंदु होगा वो क्या होता है? वृत्त का केंद्र होता है। जो समान दूरी होती है वो क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो आप ये समझिएगा, कोई भी रेखा किससे बना होगा? बिंदुओं से बना होगा। कोई भी रेखा किससे बना होगा? बिंदुओं से बना होगा। जैसे मकान बना होता है, ईंट सीमेंट बालू से बना होता है ना, पिलर बीच में होगा। उसी प्रकार कोई रेखा है सरल हो या वक्र हो, किससे मिलकर बना होगा? बिंदुओं से। कोई भी रेखा बिंदुओं से बनी होगी। तो वृत्त ही उन बिंदुओं का समुच्चय है जो बिंदु क्या है, एक निश्चित बिंदु से अर्थात सदैव समान दूरी पर होते हैं। तो आपने वृत्त का परिभाषा समझा दो प्रकार से। ठीक है, तो बात करते हैं वृत्त कैसी आकृति है। तो वृत्त 2 डायमेंशनल शेप है। वृत्त 2 विमीय आकृति है। जो 2 विमीय आकृति होता है ना, उसका केवल क्षेत्रफल होता है, परिमाप होता है, आयतन नहीं होता है। यदि वृत्त का आयतन संभव होता तो वृत्त क्या होता? त्रिविमीय आकृति होता। ध्यान दीजिएगा, गोला क्या है? गोला त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि गोले का आयतन होता है। जिन आकृतियों का आयतन होता है वो कैसी आकृति होती है? त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, और जिनका आयतन नहीं होता है वो 2 विमीय होंगी या तो क्या होंगी? 1 विमीय होंगी। ठीक है,
वृत्त और गोला समझ में आया। वृत्त द्विविमीय आकृति है और गोला क्या है, त्रिविमीय आकृति है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए पढ़ते हैं। अगर हम बात करें गोला और वृत्त का कोई उदाहरण दिया जाए, देखिए गोला का डिफिनेशन भी कुछ ऐसा है। गोले में भी गोले के तल पर जो स्थित बिंदु होते हैं ना, वो गोले के केंद्र में स्थित बिंदु से सदैव समान दूरी पर होते हैं। बस अंतर ये है कि गोले का आयतन होगा, वृत्त का आयतन नहीं होगा। आप गोला और वृत्त में एक एग्जांपल समझिए, क्योंकि पिछले साल यहाँ के बच्चे जब वाइवा देने गए थे, ठीक है, भगतपुर में, तो वहां पर एग्जामिनर जो 12 में आए थे फिजिक्स का वाइवा लेने, उसमें बच्चों से पूछे बताओ वृत्त और गोला का उदाहरण बताओ, एक ही ऐसा पदार्थ बताओ जिससे वृत्त भी बन जाए गोला भी रहे। तो नहीं बच्चे बता पाए, तो एग्जामिनर बताया जो आलू, गोल सा आलू, जो गोल आलू है वो क्या है, गोला है। लेकिन आलू से वो चिप्स बना ले हम तो क्या हो जाएगा, वो सर्कल हो जाएगा। समझ गए? लमडग्गा वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग गोल गोल चिप्स की बात हो रहा है, ना ही लमडग्गा इस प्रकार का आलू की हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार का लमडग्गा आलू एकदम गोल आलू की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर कोई गोल पोटैटो है, ठीक है, गोल पोटैटो है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गोला। समझ गए? लेकिन ये उसका हम चिप्स काट ले पतला पतला तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्लियर? अब आपको ध्यान देना है। चलिए, तो आपने एक टॉपिक समझा कि क्या होता है, क्या होता है समझा। मैंने इसको यहाँ पर नोट नहीं किया, इसलिए नहीं नोट किया क्योंकि आप लोग इसको प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं, आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रफल से संबंधित, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हमको करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है, तलों की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल किसे कहेंगे हम, तलों के माप को क्षेत्रफल कहते हैं। 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 और इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर या वर्ग सेमी होगा, ठीक है। यह सारी मात्रक तो वर्ग मीटर होगा, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। लेकिन यदि मात्रक छोटा है, ठीक है, सीजीएस पद्धति में है, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग सेमी हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा मात्रक वर्ग केमी भी हो सकता है, वर्ग गज भी हो सकता है। तो तलों के माप को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तलों के माप को क्षेत्रफल कहते हैं। क्या बोलेंगे, तलों के माप को हम कहते हैं क्षेत्रफल। बात समझ में आया? मात्रक क्या होगा, वर्ग मीटर, वर्ग सेमी, या कोई मात्रक नहीं दिया है तो क्या लिख देंगे हम, वर्ग इकाई लिख देंगे या वर्ग मात्रक लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया हो, ऐसे यहाँ पर समझिए आप, ऐसे यहाँ पर ऐसे कोई शेप दिया हो, या रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर के रूप का हो, तो ये जो तल होगा इसी का माप कितना होगा, इसी का माप क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन हमें इन दोनों का, ऐसी आकृतियों का क्षेत्रफल नहीं सीखना है। किसका सीखना है, सर्कल का सीखना है। किसका सीखना है, हमें सर्कल का सीखना है। तो आइए देखते हैं सर्कल का क्या होगा क्षेत्रफल। सभी को क्लियर आवाज सुनाई दे रहा है? सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? चलिए, सुनाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है तो बताइए क्या और दे रहा है, समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, लगता है हमने गलत क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो तलों के माप को क्षेत्रफल कहते हैं, जो डिफिनेशन है उसी में वृत्त के तलों के माप के क्षेत्रफल को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या जोड़ लेंगे इसमें, वृत्त। यहां से लिख लेंगे हम, यहां पर लिख लेते हैं, ऐसे लिख देंगे हम, वृत्त के तलों के माप को, वृत्त के तलों के माप को, वृत्त के तलों के माप को क्या कहते हैं हम, किसका बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पर वृत्त के तलों के माप को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या बोलेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहते हैं। क्लियर? और पता है इसको किससे लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, ए से। किसे लिखते हैं, ए से। यहाँ लिखेंगे नहीं, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, ठीक है, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि आपको कुछ आ रहा है, ठीक। आपने क्षेत्रफल समझा, वृत्त का क्षेत्रफल समझा,
बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो अभी हम सभी फार्मूला एक साथ लिखेंगे, सभी फार्मूला हम एक साथ लिखेंगे, लेकिन पहले अभी आपको ये जो डेफिनेशंस है इनको मैं बता रहा हूँ। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा ऐसे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। एग्जाम में व्यास के पद में पूछ लेगा, कैसे पूछेगा, व्यास के पद में। तो मैं अभी आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा इसको, फिलहाल अभी आप डिफिनेशन को समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है, तो सुनो बालक बालिकाएं शोर नहीं करिए। किसी भी आकृति के संपूर्ण मार्ग वाला भाग उसकी परिधि या परिमाप कहलाता है। ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी पहले क्या सीखना है, पहले परिमाप सीखना है। परिमाप के बाद क्या सीखना है, परिमाप के बाद हमें क्या सीखना है, वृत्त का परिमाप। क्या सीखना है, वृत्त का परिमाप। ठीक है, और यहाँ पर आपने वृत्त का क्षेत्रफल समझा, क्या समझा, वृत्त का अपने क्षेत्रफल यहाँ पर समझे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। परिमाप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी आकृति के, किसी भी आकृति के, किसी भी आकृति के संपूर्ण मार्ग वाला भाग, संपूर्ण मार्ग वाला भाग उसकी, उसकी माने किसकी, उसकी परिधि या परिमाप कहलाता है। क्या कहलाएगा, परिधि या परिमाप, परिमाप कहलाता है। बताओ किसी को, जब कोई आकृति है तो उसके आप किनारे किनारे क्या करिए, घूम जाइए, घूमिए, वही क्या कहलाएगा, उसकी परिधि या परिमाप कहलाएगा। जैसे यदि हम एक त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, त्रिभुज। तो यहाँ से आप शुरू करिए, ए से बी पे जाइए और सी पे आइए, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। ये जब चक्कर लगा लेंगे, इसी के मार्ग वाला भाग यही ना है, ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग। अगर यही पे त्रिभुज दिया है, यहाँ समांतर चतुर्भुज हो, किसी प्रकार का हो या समलंब हो, किसी प्रकार का होगा, तो चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग। चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार परिमाप क्या है, किसी भी आकृति के संपूर्ण मार्ग वाला भाग क्या कहलाएगा, उसकी परिधि या परिमाप कहलाता है। इसको इंग्लिश में पेरीमीटर भी कहते हैं और सरकमफेरेंस भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस भी कहते हैं। और परिधि को किससे लिखते हैं, सी से। परिधि को किसे लिखते हैं, सी से। खास कर वृत्त के परिधि को, वृत्त के परिधि को किसे लिखते हैं, हम सी से लिखते हैं। क्लियर, आपने यहाँ पर समझा है, ठीक है, आपने यहाँ पे समझा क्या होता है परिमाप। ये सभी आकृति के लिए डेफिनेशन हमने लिखा है। अब वृत्त की बात करेंगे तो वृत्त कैसा होता है, वृत्त का जो मार्ग, जो वृत्त का रूट होता है, मार्ग होता है, वो कैसा होता है, गोलाकार होता है, मतलब वो वक्राकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार घेरे के माप को वृत्त की क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त के संपूर्ण मार्ग वाला भाग क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगा। यहाँ पर किसी भी आकृति को हटाकर सुनेगा, किसी भी आकृति के, इसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे हम, वृत्त के। क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, वैसे वृत्त के संपूर्ण मार्ग वाला भाग, वृत्त के संपूर्ण, वृत्त के संपूर्ण मार्ग वाला भाग, वृत्त के संपूर्ण मार्ग वाला भाग, वृत्त के संपूर्ण मार्ग वाला भाग क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक है, चलो, और इसको किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। अब हम अभी यहाँ पे नोट करते हैं, तो ऊपर लिखेंगे वृत्त की परिधि को सी से लिखते हैं। और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और इसको अगर व्यास की पद में लिखे तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा, पाई। और बताइए पाई माने क्या होता है, ढाल होता है।
समझ गए। तो वृत्त के परिधि बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर 2 पाई आर, व्यास के पद में लिखे तो 2 आर बराबर डी होता है। इस प्रकार वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई डी हो जाएगा। एग्जाम में एग्जामिनर मजा लेने के लिए ऐसा देते हैं ताकि बच्चे 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर करके सुपर बन जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आता है तो सुपर से भी ऊपर नहीं हो पाते। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको समझे हैं। चलिए अब आप लोग ध्यान से क्या करिए, आप लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से आप सब लोग इसको नोट करिए। ठीक है, इतना आप नोट करिए तब हम आगे और बढ़ाते हैं आपका क्लास। अब हम बात करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के जो भी सूत्र हैं या वृत्त से संबंधित सभी सूत्र। तो ध्यान देना सभी को, सभी विद्यार्थी बाइकोट को ध्यान दें। यहाँ हम लिखेंगे वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित सभी सूत्र। यदि आप इन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आप अध्याय 12 एकदम कूद के लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे मेढक कूद के पानी में जाते हैं बाहर आते हैं, वैसे आप कूद के लगाओगे और जल्दी से खाओगे, फिर आप कूद के लगाओगे, भूख लगेगा फिर खाओगे, जाकर फिर लगाओगे, ऐसे करोगे। ठीक है, तो आप एक एक करके हम बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 यहाँ पे लिखते हैं और अब लिख देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे ऐसे, व्यास बराबर, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे त्रिज्या। इसको शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, d बराबर कितना हो जाएगा, 2r। समझ गए, d बराबर क्या हो जाएगा, 2r। d फॉर डायमीटर, समझ गए, r फॉर रेडियस, रेडियस मींस त्रिज्या, डायमीटर मींस व्यास। जब पढ़ेंगे बढ़िया से तो नहीं लगेगा प्यास। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए अब हम केवल सिंपल क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, सभी का ध्यान वाइट दीजिए। आप सुनिएगा, अब नहीं बोलना है आपको, अब हम बोलेंगे ए बराबर पाई आर स्क्वायर, या ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर को हम d/2 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं d/2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका पाई d स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 4। आप याद रखिएगा वृत्त का एरिया व्यास के पद में क्या होगा, पाई d स्क्वायर बटे 4। और जो नहीं पढ़ने वाला है वह खानदानी चोर। ठीक है, काम चोर है, दूसरा चोर नहीं बोले हैं, काम चोर जो नहीं पढ़ने वाला हो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a बराबर पाई आर स्क्वायर, या आर देगा तो d/2 कर देंगे, d/2 मतलब त्रिज्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, d का स्क्वायर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इस प्रकार पाई d स्क्वायर बटे 4। ठीक है, कोई डाउट किसी को, चलिए यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का परिमाप। क्या लिखेंगे आप, वृत्त का परिमाप, ध्यान देना है। तो वृत्त का परिमाप ध्यान देगा, c बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त के परिमाप को कैसे लिखते हैं, c से। c बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2r का वैल्यू क्या होता है, 2r का वैल्यू होता है d, इसलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई d। क्या हो जाएगा, पाई d। चलिए थोड़ा हम डी कर लेते हैं, पाई d क्या हो जाएगा, पाई d। कोई डाउट किसी को, तो आपको ये त्रिज्या दिया है तो एक फार्मूला लगाइए, व्यास दिया है वाला लगाइए। ठीक है, आपको त्रिज्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, यदि व्यास दिया हो एरिया निकालना हो तो ये यूज कर लीजिए, व्यास दिया हो पद निकालना है तो ये यूज कर लीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, व्यास से क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, तो निकालना नहीं है, ये आपकी समझदारी है विकसित हो गई है, समझ गए। और पढ़ने का मतलब क्या होता है, पढ़ने का मतलब अपनी समझदारी को विकसित करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बार लोग शोर नहीं करना सभी को, यहाँ तक आपका हो गया है। अब बात करेंगे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे हम, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये इसको भी लिखते हैं ए से, बताइए कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम क्या करें, व्यास के पद में लिखें, किसमें लिखे, व्यास के पद में लिखे, तो पूरा एरिया इतना होता है व्यास वाले में, उसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 2 चौका हो जाएगा 8।
आधा करने का मतलब इस बटे 2 करेंगे तो चौकाट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा हुआ पूरा वृत्त, पूरा क्या हुआ पूरा वृत्त। तो बात करते हैं अर्धवृत्त कब बनेगा। अर्धवृत्त कब बनेगा, जब हम एक ऐसा जीवा खींचे जो कहां से होकर जाए, वृत्त के केंद्र से होकर जाए। यदि हम एक व्यास खींच दे, क्या खींच दे, व्यास खींच दे, तब क्या हो जाएगा, वो वृत्त 2 भागों में कट जाएगा और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम आप कर नहीं खींचे हैं, यहाँ पर अर्धवृत्त छोटा बड़ा हो सकता है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। इसका सेंटर है ये है ए, ये है बी, ये क्या कहलाएगा, यही है क्या, यही है अर्धवृत्त। ठीक है, ये क्या है, अर्धवृत्त। और आपको अर्धवृत्त नाम सुनकर कुछ याद आया, कोई भूला याद आया, नहीं आया। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आपने इसको समझा, क्लियर। अर्धवृत्त का हो गया यहाँ पर। अब आपको ध्यान देना है, कभी कभी एग्जामिनर मजा लेने के लिए क्वेश्चन सेट कर देंगे, कैसे सेट करेंगे, ध्यान देना है। अर्धवृत्त का परिमाप, इसका परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो जितने विद्यार्थी अर्धवृत्त का परिमाप जानते हैं वो जरा अपना हाथ उठाए थे। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, कितने विद्यार्थी जानते, जरा हाथ उठाए तो थोड़ा और ऊपर उठाइए ताकि हमको नजर आए। चलिए, बालकों में केवल 2 बालक, बालिकाओं में केवल 2 बालक। चलिए, क्या बात है, कितने लोगों के क्लास, कितने बच्चों क्लास में केवल 4 बच्चे जानते हैं। चलिए, मैंने आपको क्लास 9 में बताया था, आप लोग फोकस नहीं करते हो। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि वृत्त का जो परिमाप होता है पूरे वृत्त का, उसी का हम क्या कर दे, उसी का आधा कर दे ना। आधा करने से नहीं होगा, समझ गए। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कह दे कि 2 खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो 5 खंभों के बीच की दूरी क्या होगी, फिर फटाक से गुणा कर देते हैं सब। ऐसे नहीं होता है, ये ब्रेन समझदारी लगेगा तब जाकर आएगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप पता कितना होता है, ये होता है पाई आर प्लस कितना होगा, 2r होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पाई आर प्लस 2r। आप सोचेंगे ये कैसे हुआ, हाउ हाउ, देखिए कैसे हुआ, हाउ हाउ। तो यहाँ देख लो बाबू, देखो कैसे होगा, ध्यान दो। ये क्या है, क्या यहाँ दिख रहा है, क्या यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर जब दिख रहा है तो ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है। हमें क्या बनाना है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कब बनेगा, जब उसके सेंटर से होकर कोई क्या जाएगा, जीवा जाएगा, या वो जीवा ही व्यास होगा ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है। तो एक काम करते हैं, अब नीचे वाला को हटा देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, चाहिए ना। चलिए, आप हमें बताइए, यहाँ पे है अर्धवृत्त, क्या है यहाँ पर, अर्धवृत्त, ठीक है। अब आप हमें बताइए, ध्यान दीजिएगा, ओ से लेकर ए तक कितना हुआ r, ओ से लेकर बी तक कितना हुआ r, ठीक है। और आपको पता है इसी ऊपर वाले भी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होता है, होता है पाई आर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, पाई। समझा है, ऊपर वाला पाई आर, नीचे वाला पाई आर, समझ गए, मिलाकर होता है 2 पाई आर। ऊपर वाला केवल दिया है, ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, केवल क्या होगा, पाई आर होगा, क्लियर। यहाँ तक क्या होगा, केवल पाई आर होगा। अब बताइए, ऊपर वाला पाई आर, नीचे वाला आर कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। यही क्या हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप हुआ है। जिस जो ध्यान नहीं देंगे, जो ध्यान नहीं देंगे उन्हीं का क्या होगा, गलती होगा, उन्हीं का क्या होगा, गलती होगा। तो आप अध्याय 13 में भी इसी सूत्र से सवाल को लगाएंगे, ठीक है। 12 में वैसे सवाल इस पर नहीं दिया, अध्याय 13 में दिया है, और आपको एमसीक्यू जो इस पर सवाल दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने 5 देखिए, 5 फार्मूले हमने लिखा है। इन 5 फार्मूलों को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। इसको आपको बढ़िया से तैयार रखना है, तभी आपको पाठ 12 एकदम बढ़िया से आने वाला है। चलिए, तो फटाफट इसको नोट करिए, क्या करिए, फटाफट इसको आप नोट करिए। आपका क्या टॉपिक है, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। इससे कई प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको ध्यान देना है, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा,
सबसे पहले समझिए, एक सर्कल ऐसे दिया हो और इसी सर्कल में एक और सर्कल हो ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये भाग होगा, ये वाला किनारे वाला, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे हम वलय, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, और आपको ध्यान देना है, एक ही केंद्र वाले वृत्त को क्या बोलते हैं, संकेंद्रित वृत्त। थोड़ा आप लोग यहाँ पर पहले आपको नोट ही करा देते तो बात लिखते हैं, संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, सभी का ध्यान व्हाइट बोर्ड पे होगी। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, ध्यान देना है, एक ही केंद्र वाले वृत्त को, एक ही केंद्र वाले वृत्तों को, एक ही केंद्र वाले वृत्तों को, एक ही केंद्र वाले वृत्तों को क्या बोलेंगे आप, संकेंद्रित वृत्त कहते हैं, संकेंद्रित वृत्त कहते हैं, संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। पहले जब ये समझ लेंगे तो आपको वाला समझ में आ जाएगा। एग्जांपल समझिए, सेंटर ये है, एक छोटा सा बना है, एक बड़ा सा बना है, एक बड़ा सा बना है, ऐसे ऐसे तो क्या बोलेंगे हम, संकेंद्रित कहते हैं। क्यों, संकेंद्रित का मतलब होता है समान केंद्र वाला, तो एक ही केंद्र वाला क्षेत्र क्या होगा, संकेंद्रित वृत्त होगा। आप देख सकते हैं जब संकेंद्रित वृत्त होते हैं तो उनमें कुछ बीच का भाग घनिष्ठ होता है, जैसे ये दोनों के वक्राकार भागों के बीच में भाग होता है ना कुछ, तो यही क्या होगा, यही वाला भाग क्या होगा, यही क्या होता है, यही कहलाता है वलय। यही क्या कहलाएगा, वलय। आप देखे होंगे कुआं, जो कुआं होता है, कुआं के चारों ओर गोलाकार चबूतरा बना देते हैं, देखे हैं आप लोग कुआं, तो गोल गोल ऐसे कुआं बीच में ऐसा रहेगा गड्ढा, और किनारे किनारे बैठने के लिए चबूतरा बना देते हैं या ऊंचाई कर देते हैं ताकि कोई उसमें गिरे नहीं। और आपको पता होगा जब दुल्हा या दुल्हन राज घूमने जाते हैं तो उसी गोल गोल वृत्ताकार वाला पे क्या करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। आप भी बढ़िया से पढ़िए ताकि एक दिन समय आएगा आप भी गोल गोल घूमेंगे, नहीं तो आपका साझी भी नहीं होगा, समझ गए। अगर कुएं के चारों ओर गोल गोल टोपी पहन के घूमना चाहते हैं, घूंघट टोपी घूमना चाहते हैं, तो क्या करिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, नहीं तो विवाह भी नहीं होगा, समझ गए। नहीं तो पढ़े लिखे नहीं ना होंगे, तिरकारू भी घूम जाएंगे वापस, समझ गए। चलिए आते हैं पटना के टॉपिक की ओर। यही क्या है, वलय है। सुनना है आपको, वलय का क्षेत्रफल सुनिएगा, वलय का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, वलय का क्षेत्रफल ए बराबर, ध्यान देना है, वलय का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, अब आपको समझना होगा। या ऐसे समझिए, बड़ी त्रिज्या क्या हो, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, कैपिटल आर हो, और छोटे वाले कितना हो, स्मॉल आर। ध्यान देना है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितना हो, कैपिटल आर हो, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या, स्मॉल आर हो, तो वलय का एरिया क्या आ जाएगा, 1 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे होता है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 में बालिका का ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस के आर। और पता है कि होगा ये कैसे हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, वर्गांतर वाले फार्मूले से ऐसे हमने इसको किया। कोई डाउट किसी को है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार आपका छठा भी हुआ कंप्लीट, ठीक है। और ये यहाँ पर हमने बताया है, संकेंद्रित भी समझ गए हैं, आप वो भी समझ गए हैं। अब बस केवल 2 और बातें रह गई हैं, तो इसको हम यहीं पर बता देते हैं, कोई बात नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर नोट में समझ लेना, कैसे समझना है, आपको यहाँ पे नोट में समझ लेना है, नोट में यहाँ क्या समझने पर ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान देना है, गोल पहिया हो, क्या हो, गोल पहिया। अब चाहे वो कार स्कूटर बस, कार स्कूटर बस हो या चूड़ी हो, गोल पहिया हो गया है, चूड़ी हो, कोई वृत्ताकार कोई आकृति हो, ठीक है। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। अगर मान लीजिए आप लोग बचपन में जो टायर होता है साइकिल का, उसको तो ऐसे मार मार के आगे भगाए होंगे ना, गोलाकार होता है ना, मार के ऐसे भगाए होंगे उसको, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा वो। या मोटर कार का पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, अपने परिधि के बराबर। किसके बराबर, अपनी परिधि के बराबर। इसका इस्तेमाल होने वाला इस अभ्यास में, इसी नियम का, इसी बात का, इसी फैक्ट का इस्तेमाल होगा कि कोई अगर गोल कोई पदार्थ है, उसको जब लुढ़काते हैं, एक बार लुढ़काने में, एक बार जब लुढ़केगा तो कितना दूरी तय करेगा वो, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। इस आधार पे कितना चक्कर मारा है दूरी निकाल सकते हैं। अगर कोई रोलर है, रोलर समझते हो ना, जिसको आप गुरमुस कहते हो, गुरमुस, तो उसको ऐसे जब गोल गोल से घूमेगा
एक बार जब भूमि का कितना दूरी तय करेगा, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो आपको नोट में समझना है, ठीक है। पहिया एक चक्कर में, पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर, अपनी परिधि के बराबर दूरी तय कर, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कोई पहिया है, कोई गोलाकार वस्तु है, उसको एक बार घुमाते हैं या उसका एक चक्कर कराते हैं तो क्या होगा, अपनी परिधि के बराबर दूरी वो तय करेगा, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए यही पहिया है, यही है, तो अगर ऐसा है ना तो क्या होगा, बड़ा वाला होगा, क्या होगा, बाहरी वाले को दिया जाएगा। तो एक बार जब इसको झुकाएंगे कहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहिया है, इसको झुका के कहाँ ले आएंगे, इसको झुका के कहाँ करते हैं, यहाँ पर करते हैं, ध्यान देना है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ से कहाँ आया, यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया है, एक चक्कर में ना लुढ़क के यहाँ आया है, ऐसे धक्का दिया है, तो जितना दूरी कितना हो जाएगा, इसकी परिधि हो जाएगी 2πr, ठीक है। ठीक, जब आप लोग तैयार कर लेंगे 2πr, तब आपको मैथ से हो जाएगा प्यार। चलिए नोट करिए आप लोग फटाफट। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे सर, इसमें चाल, दूरी और समय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान देना है। चाल को किमी प्रति घंटा से, चाल को किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ध्यान देना है। 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 5/18 से क्या करेंगे हम, गुणा करते हैं। क्लियर, आपको एक एग्जांपल भी हम दे देंगे। चाल को किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड, आपने यहाँ पर प्रति लिख दिया, आप भी कैसे कर सकते हैं, में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। जैसे आपको ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे है 36 km/h, 36 km/h बराबर क्या हो जाएगा, 36 × 5 हो जाएगा 18, तो हमारा गुना 36 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 × 10 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ऐसे बदल सकते हैं। क्या दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट क्या है, चाल को सुनिएगा, चाल को मीटर प्रति सेकंड से, मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा में, किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए, किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए ध्यान देना है। किसे गुणा करेंगे हम, इसका गुणा कर देंगे, बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, इससे गुणा करेंगे हम 18/5 से गुणा कर देंगे। इसका भी आप एक एग्जांपल देख लीजिए। और जो उल्टा हम कार्य कर रहे हैं उसका रिवर्स काम कर रहे हैं, इसलिए उल्टा हम पूरा करेंगे, और आपको ध्यान देना है। आप क्या हम करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। चलिए उसी वाले का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो ऊपर हम लिए है ना, उसी को हम ले लेते हैं, देखते हैं उतना आता है या नहीं आता है। तो जैसे में हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हम यहाँ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कितना आया, 10 आया था ना, यहाँ पे हम 10 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 10 × कितना हो जाएगा, 18/5, 5 × 10 कर जाएगा, 2 × 18 कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा। इस प्रकार आपने समझा है कि चाल को किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड पे लाने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, और चाल को मीटर प्रति सेकंड से किमी प्रति घंटा पे लाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार चैप्टर 12 के अभ्यास 1 के लिए मैंने सभी जो डिफिनेशन या जो सूत्र हो मैंने आपको नोट कराया है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको बढ़िया से एकदम तैयार कर लीजिए, तब अगला क्लास अभ्यास के लिए होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। Please subscribe my channel.